And Ayushi, good evening. Someone has raised their hand. क्या बेटा बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक बार सॉल्टेशन एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉल्टेशन की जब भी आपके सामने टर्म आएगा याद रखना, दैट इज अ स्टोरी गिवन बाय द हुगो दे वेरीज। हुगो दे वेरीज ने आपका सॉल्टेशन वाला टर्म हमारे सामने यहाँ पे रखा था। सो ही वाज द वन हु एक्चुअली गिव अस द सॉल्टेशन वाला टर्म, राइट? बेसिकली हुगो दे वेरीज ने यहाँ पे क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर योर इवोल्यूशन, म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय स्पीसीएशन। सो म्यूटेशन ही आपका होता है जिससे आपका इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन ही आपका यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से आपका नई स्पीशीज भी फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। बट हम लोग ये बात जानते हैं कि ये बात आपकी सही नहीं है। म्यूटेशन इज नॉट अ रीजन फॉर इवोल्यूशन बिकॉज म्यूटेशन आपके हार्मफुल होते हैं। अब जब आप मेरे से पूछ रहे हो कि सॉल्टेशन क्या होता है, तो सॉल्टेशन सिंपली मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, राइट? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो आपको यहाँ पे होते हुए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सॉल्टेशन। सो सॉल्टेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि एक सिंगल स्टेप के बाद एक बड़ा सा म्यूटेशन आपका हो गया और उससे आपको एक अलग ही फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिल गया, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्टेशन। तो जैसे कि आपके हुगो दे वेरीज ने अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने देखा था कि कुछ एकदम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स बन के आ गए थे। उन्होंने जब क्रॉसिंग किया तो उनको कुछ प्लांट्स मिले जो बिल्कुल ही अलग थे। तो उनके लिए वो एक सॉल्टेशन था, दैट मीन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एक ही एक सडनली एक इवेंट हुआ और उस इवेंट के जैसे आपका एक बड़ा सा म्यूटेशन आपको दिख गया, उसको ही उन्होंने आपको बोला था एज अ सॉल्टेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाट सॉल्टेशन मीन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ओके। और उनका ये मानना था कि इस ऐसे ही सिंगल स्टेप के जैसे आपका नई स्पीशीज बनती है या इवोल्यूशन होता है, जो आपकी बात सही नहीं है। स्पीसीएशन या इवोल्यूशन आपका होगा बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन। ये बात हमने डिस्कस की थी क्लास के अंदर। एंड याद रखना, आपका इवोल्यूशन हमेशा डायरेक्शनल होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके, ऑन द अदर हैंड यू फाइंड ये जो कह रहे हैं, इट इज अ सडनली हैपनिंग इवेंट, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, राइट? देन हमने बात किया था वो हार्डी-वेगर प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने बात किया था कि आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा अंडर सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशन। अगर वो पॉपुलेशन आपका इवॉल्व नहीं कर रहा तो उसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका हमेशा यहाँ पे रहता है कांस्टेंट। अगर आपके सामने 100 डियर्स, अगर आपके सामने एक पॉपुलेशन है 100 डियर का, तो 100 डियर के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन अगर हम फॉलो करते हैं, तो उसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा वहां पे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी और उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपके वहां पे कांस्टेंट रहेगी। अगर वो पॉपुलेशन इवोल्यूशन नहीं शो करा, अगर वो पॉपुलेशन के ऊपर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो इफ द पॉपुलेशन इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, देन उसकी फ्रीक्वेंसी, उस एलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी कांस्टेंट रहती है। अब जब यहाँ पे कहा जा रहा है कांस्टेंट, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग बात करें दो टर्म्स के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। P प्लस क्यू हमेशा 1 रहेगा। और यहाँ पे हम डिस्कस करें, ये जो फॉर्मूला है, ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लगा के रखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करता है पता लगाने के लिए व्हाट इज माय एलील फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला से हम एलील फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर माय डोमिनेंट एलील, और जो आपके यहाँ पे जो Q होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग फॉर योर रिसेसिव एलील। ठीक है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी वैल्यू आपकी हमेशा 1 ही आएगी। इस फॉर्मूला के थ्रू अगर आप देखोगे तो हमेशा आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। एंड दिस फॉर्मूला विल टेल यू अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार एक पॉपुलेशन है, उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आप पता लगाओ, तो बेसिकली वो पर्सन आपसे क्या जानना चाहता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं उसके अंदर, होमोजाइगस रिसेसिव वहां पे कितने हैं, और हेटेरोजाइगस आपके वहां पे कितने हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं। अगर आपको ये सब पता लगाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट? तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आप काफी चीजें समझ सकते हो। अब आपको मैंने पहले ये बताया था कि आपका पॉपुलेशन आपका रहता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, अगर उसके ऊपर कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा, तो अगर उसके ऊपर कोई इवोल्यूशन एक्ट नहीं कर रहा है या कुछ कंडीशंस के अंदर, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द कांस्टेंट कंडीशन। आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे 1 ही आएगी एंड में, राइट? सो P प्लस क्यू इज गोइंग टू रिमेन 1, या P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज गोइंग टू रिमेन 1 ऑल द टाइम। अब किस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है, इन विच कंडीशन यू विल फाइंड कि आपके जो वैल्यू है ये आपके 1 से डेविएट करेगी।
या अगर ये वैल्यू 1 से डेविएट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. नाउ ट्राई टू सी दिस. जेनेटिक इक्विलिब्रियम नॉर्मली आपका यहाँ पे रहता है कांस्टेंट, अगर आप कुछ कंडीशंस को अगर आप फॉलो करो तो. अगर एक पॉपुलेशन के ऊपर कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई म्यूटेशन वहां पे नहीं हो रहा, सो देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन हैपनिंग ओवर देयर, देयर इज नो म्यूटेशन हैपनिंग ओवर देयर, देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट हैपनिंग इन द पॉपुलेशन, कोई माइग्रेशन आपको वहां पे नहीं हो रहा, एंड देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैपनिंग ओवर देयर, राइट. उसके साथ साथ पॉपुलेशन ने वहां पे हमेशा करना चाहिए रैंडम मेटिंग. द पॉपुलेशन शुड ऑलवेज डू द रैंडम मेटिंग ओवर देयर. अगर एक पॉपुलेशन ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, अगर एक पॉपुलेशन ये सारे चीजें अगर वहां पे नहीं हो रही उस पॉपुलेशन के साथ, तो मैं कह सकता हूं दैट यू विल फाइंड कि हमेशा आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम एलील का वहां पे कांस्टेंट रहेगा. लेकिन आप ये बात जानते हो कि आपके पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई फॉरेस्ट में अगर कोई लेपर्ड का पॉपुलेशन है या टाइगर का पॉपुलेशन है या कोई बर्ड का पॉपुलेशन है, ये सारे इवेंट्स उनके ऊपर हो रहे होते हैं. You will find the population will undergo natural selection, the population will undergo mutation, right? Genetic drift भी वहां पे हो सकता है, and genetic recombination तो बहुत commonly आपको देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है. So this is something you find happening. और अगर ये population के अंदर हो रहा है, ये सारे events अगर वहां पे आपके हो रहे हैं, then आपको कभी वैल्यू आपको वहां पे 1 नहीं मिल सकती. So that is one thing you have to understand कि वो जो फॉर्मूला यहाँ पे देख रखा हुआ ना, ये बेसलाइन फॉर्मूला है. ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर वैल्यू अगर आपके यहाँ पे चेंज हुई, दैट मीन्स आपका पॉपुलेशन के ऊपर, या मैं कह सकता हूं आपका पॉपुलेशन वहां पे इवॉल्व कर रहा है. द पॉपुलेशन ओवर देयर इज इवॉल्विंग ओवर देयर. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ऐड करना. दिस इज समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो मैंने क्लास में की थी वो आपको समझ आ रही है. अंशिका एंड ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. सारे पॉइंट्स याद रखना. अंडर दिस कंडीशंस यू विल फाइंड, लाइक अगर आप ये पैरामीटर्स फॉलो करते हो, देन योर जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम, राइट. और ये जानते हो नेचर में होता नहीं है. नेचर में यू विल फाइंड नेचुरल सिलेक्शन हमेशा होता रहेगा, आपका म्यूटेशन भी आपका होता रहता है, राइट. सो यू फाइंड कि इट इज नॉट वेरी रियलिस्टिक. इमेजिन करना कि ये सब ना हो रहा हो. ओके, सो दिस वन थिंग यू हैव टू नो. इसके ऊपर बेस सवाल आएंगे, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है. अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, क्योंकि एग्जाम में भी आपके सामने न्यूमेरिकल आ सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. अब एक कहानी बताऊंगा, उसको आप पहले ध्यान से सुनना और समझना, एंड देन उसके ऊपर हम समझते क्या करना है. सी, अज्यूम करो कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, एक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में आपको एक स्नेक की स्पीशीज है, उसके 2 वेरिएंट्स हैं. एक स्नेक की स्पीशीज है, उसके वहां पे 2 वेरिएंट्स हैं. एक है आपका ग्रीन कलर का स्नेक, एक है आपका ग्रीन कलर का स्नेक, और दूसरा वेरिएंट जो आपका यहाँ पे स्नेक का, वो है आपका यहाँ पे येलो कलर का स्नेक. सो यहाँ पर येलो कलर का स्नेक एंड यहाँ पे ग्रीन कलर. दोनों एक ही स्पीशीज है बेसिकली, बट उनके 2 अलग अलग कलर है. सो आप जानते हो ना, कई बार एक ही स्पीशीज के अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपने घर पे छिपकलियां देखी होंगी, आपके घर के आसपास छिपकली घूमते हुए या घर में घूमते हुए. तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसके भी अलग अलग कलर होते हैं. मतलब यू हैव अ डार्कर कलर ऑफ टोन, राइट. यू हैव अ लाइटर कलर ऑफ स्किन कलर. समटाइम यू हैव अ मच मोर ब्लैक कलर ऑफ स्किन ऑफ द लिजर्ड. तो आपने नोटिस किया होगा. सिमिलरली इमेजिन करो कि एक स्नेक है, उसके 2 वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाए, ग्रीन एंड येलो. अब ग्रीन वाला यहाँ पे डोमिनेंट है, ग्रीन वाला आपका यहाँ पे डोमिनेंट है. सो बेसिकली 100 में से 80 स्नेक आपके यहाँ पे ग्रीन होंगे. सो आप इमेजिन करो या आप ऐसे सोचो दैट आपका जो ग्रीन कलर है उसके लिए आपको यहाँ पे होगा कैपिटल जी. सो कैपिटल जी इज फॉर माय ग्रीन कलर, राइट. और स्मॉल जी मेरा यहाँ पे आएगा येलो कलर के लिए. अब फटाफट मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उसका आप आंसर देना मुझे. अगर आपके पास जीनोटाइप है कैपिटल जी, तो क्या कलर होगा स्नेक का? ग्रीन. जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है. इफ यू हैव अ जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी, देन क्या होगा कलर? ग्रीन. येलो. ग्रीन. ग्रीन होगा. ग्रीन. एंड देन व्हेन यू हैव स्मॉल जी तब क्या होगा? येलो. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने ग्रीन स्नेक रख दूं, तो आप क्या बता पाओगे उस ग्रीन स्नेक को देख के कि उसका जीनोटाइप कैपिटल जी या स्मॉल क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस है? क्या आपको बता पाओगे वैसे ही देख के स्नेक को अगर मैं रख दूं आपके सामने कि बताओ यार, मुझे बताओ. नो सर. नहीं बता पाओगे आप लोग, राइट. ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते. लेकिन अगर मैं आपके सामने अगर येलो स्नेक रखता हूं तो आप मुझे बता पाओगे ना फिर कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, राइट. स्मॉल जी. हाँ, येलो का तो आप हमेशा बता सकते हो. येलो को लेके आपको कंफ्यूजन कभी रहेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ रिसेसिव ट्रेट.
येलो आपका यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है, तो आप जानते हो कि येलो का जो यहाँ पे एलील रहेगा, जो आपके 2 एलील मिलेंगे आपको यहाँ पे, आपके स्मॉल जी ही होंगे हमेशा। बट ग्रीन के साथ मैं ऐसा नहीं कह सकता। ग्रीन के साथ आपका हो सकता है इधर आपका यहाँ पे होगा कैपिटल जी, कैपिटल जी। गुड इवनिंग सर, लेट ज्वाइन। हाँ बेटा कोई बात नहीं बेटा, ऑलराइट कोई बात नहीं, तमन्ना। और यू कैन हैव अ कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपके यहाँ पे हो सकती है। तो अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर आपको मैं ये एग्जाम्पल देता हूं और अगर मैं आपको कहता हूं कि यार ये जो स्मॉल जी है ना, इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी पता लगाओ, या मैं कहूँ अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कैपिटल जी और स्मॉल जी की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जाननी है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कैपिटल जी और स्मॉल जी की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जाननी है, अगर मैं आपको बोलूं ना, तो आप पता है सबसे पहले किसका निकाल सकते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी? इसका निकालना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना ज्यादा आसान होगा, बिकॉज अगर आपने इसकी निकाल ली, अगर आप सोचो रेसेसिव ट्रेट क्या होता है आपके यहाँ पे, स्मॉल जी आपके यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, स्मॉल जी ऑल्सो मीन्स, अगर आपको याद हो तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई क्यू। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के अंदर जो Q क्या होता है, Q इज गोइंग टू बी अ रेसेसिव ट्रेट, अगर आपको याद हो तो। और P जो मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी अ डोमिनेंट एलील, दैट्स गोइंग टू बी अ डोमिनेंट एलील। तो याद रखना, जब भी आपके सामने सवाल आएगा, जब भी आपके सामने कोई भी सवाल पूछता है, आपके सामने लोग कुछ नंबर्स रखेंगे, आपके सामने सवाल रखेंगे, अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले पता लगाना है कि रेसेसिव एलील का मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है। एलील फ्रीक्वेंसी मुझे पता लगानी, और वो किसकी, रेसेसिव की। वो लगाना ज्यादा आसान होता है, उसको पता लगाना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज आप जानते हो कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही तो अभी आएगी, जब आपके सामने न्यूमेरिकल में रखूंगा ना तब आएगी। अभी के लिए याद रखो कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, आपको अपना पहले पता लगाना है वैल्यू ऑफ क्यू, क्योंकि ये पता लगाना ज्यादा आसान होता है। अब अगर आप सोचो, अगर मैंने क्यू का वैल्यू पता लगा लिया, कैसे पता लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने क्यू का वैल्यू पता लगा लिया और वो क्यू का वैल्यू है आपका, अज्यूम दैट 0.3, अगर क्यू का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ रहा है लेट्स से 0.3, तो आप मुझे बताओ पी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 0.7. 0.7। सिंपल। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप ट्राई करना, यू विल फाइंड दैट अगर इफ दे गिव यू द न्यूमेरिकल, यू हैव टू लुक फॉर द रिसेसिव जीनोटाइप की तरफ अपना ध्यान दो, और उसको देख के आप अपनी क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालोगे मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तो आपके सामने न्यूमेरिकल है नहीं, राइट? नाउ यू विल सी दैट हाउ यू हैव टू डू दैट। ठीक है, ये वाली स्लाइड आपको समझ आ रही है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और क्लैरिटी आएगी, 2 मिनट रुक जाओ और क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। सी नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर। एक यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को इसको हम आराम से देखेंगे यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सी अ क्वेश्चन ओवर हियर कंप्लीटली एंड देन लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। एक मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। अ पॉपुलेशन ऑफ कैट कैन बी ईदर ब्लैक। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही आप सबको? Yes, sir. आ रही है। Yes. आ रही है बेटा, आ रही है। सी अ पॉपुलेशन ऑफ कैट कैन बी ईदर ब्लैक और व्हाइट। Black allele capital B has a complete dominance over the white allele. ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो कैपिटल बी है आपके यहाँ पे डोमिनेंट है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर माय ब्लैक कलर, राइट? और स्मॉल बी जो मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी फॉर माय व्हाइट कलर, ये मेरे व्हाइट कलर के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ पे पता चल गई है। और क्या उन्होंने यहाँ पे बताया है? गिवन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी 1000। हमारे पास 1000 कैट है, 1000 कैट में से 840 कैट आपके वहां पे है ब्लैक कलर की। सो आउट ऑफ 1000 कैट्स यू हैव 840 कैट्स आर गोइंग टू बी ब्लैक इन कलर। क्या रखना, यू विल हैव 840 कैट्स जो आपके पास है यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी ब्लैक इन कलर। बाकी कितनी रह गई आपके यहाँ पे? 160। बाकी 160 कैट्स जो मेरे पास है यहाँ पे मेरी व्हाइट कलर की है। ठीक है, टोटल है मेरे पास 1000 कैट्स। अब आप सिंपली जानते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास व्हाइट कैट है यहाँ पे एंड व्हाइट कैट आर गोइंग टू बी माय 160 नंबर, आप मुझे बता सकते हो कि व्हाइट कैट का मेरे यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा? Small b, Small w, small w. बिल्कुल सही, व्हाइट कैट का जो जीनोटाइप मुझे यहाँ पे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माय स्मॉल बी, स्मॉल बी, राइट? अब आप जानते हो कि इसका नंबर है आपका यहाँ पे 160। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, आप इसे आराम से देखो, यहाँ पे हम करते क्या है, ध्यान से देखो। आपके पास 160 यहाँ पे आपके सामने वैल्यू है, आपको करना कुछ नहीं है, आप 160 लो यहाँ पे, दैट्स अ वैल्यू ऑफ माय होमोजाइगस रिसेसिव। 160 इज द वैल्यू ऑफ माय होमोजाइगस रिसेसिव। इसको आप डिवाइड करोगे
with 1000। जो टोटल पॉपुलेशन आपके पास है ना यहाँ पे, याद रखना, जो टोटल पॉपुलेशन आपके पास होता है उसके साथ आप उसे यहाँ पे डिवाइड करोगे। जैसे आप इसे डिवाइड करते हो आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज माई 0.16। आपको 0.16 यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और जो 0.16 आपको यहाँ पे मिला है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ माई क्यू स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पे क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। आप जस्ट सिर्फ द वैल्यू ऑफ द क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज माई 0.16। अब एक बात बताओ, अगर मुझे क्यू स्क्वायर मिला है, अगर मुझे इसका क्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या मैं इसका अंडर रूट कर सकता हूँ 0.16 का? यस सर। Yes, sir. 0.04। हाँ राइट। तो अगर मुझे क्यू स्क्वायर यहाँ पे 0.16 अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं, अगर मुझे क्यू फाइंड करना है तो आई सिंपली हैव टू डू द अंडर रूट ऑफ 0.16। तो मैं 0.16 का अंडर रूट यहाँ पे करूंगा, एंड देन आई विल हैव अ वैल्यू ऑफ 0.4। और जो 0.4 जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ माई क्यू। ये मुझे क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे क्यू की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, तो मेरी पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0.6। 0.6. आई होप सबको ये बात समझ आ रही है। आपका फॉर्मूला याद रखो, आपका एलील फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला आप याद रखो। अगर आपसे कोई पूछा है कि बताइए व्हाट इज द एलील फ्रीक्वेंसी, अगर आपसे कोई कहता है ना, समझो अगर आपके पड़ोसी आ गया, अगर आपको आके कहते हैं कि बेटा पता लगा के दो मुझे एलील फ्रीक्वेंसी, तो बताए वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे चाहते हैं कि आप ये पता लगा के दो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला यूज करके वो आपसे चाहते हैं कि P की वैल्यू कितनी है और Q की वैल्यू कितनी है, ये आप उन्हें पता लगा के दो, राइट? तो Q की वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल गई, दैट इज माई 0.4। अगर मेरी Q की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट मेरी P की वैल्यू क्या होगी? 0.6, बिकॉज P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो याद रखना मेरी जो P की वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.6। ये मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पे P की। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। जब भी आपके सामने सवाल आए ना, जब भी आपके सामने सवाल आए, आप देखना कि आपके होमोजाइगस रिसेसिव मेरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कितना है, उनका नंबर आप वहां पे देखो, एंड उसको आप डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ माई क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्यू की, और क्यू की वैल्यू करने के लिए मैं उसका करूंगा यहाँ पे अंडर रूट, और जैसे मैं उसे यहाँ पे अंडर रूट करूंगा, सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ माई 0.4, दैट इज माई क्यू की वैल्यू। एक बार Q मिल गया तो P की वैल्यू मुझे वैसे ही पता यहाँ पे चल जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी 0.6। क्योंकि आप याद रखना ना, फॉर्मूला के हिसाब से इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। फॉर्मूला के हिसाब से द वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू सम अप इनटू द 1, सो दैट इज व्हाई P एंड Q कैन बी फाउंड ओवर हियर। क्या इतनी बात यहाँ पे आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। गड़बड़ तो नहीं है कोई इसके अंदर? सब समझ आ रहा है ना? क्योंकि चुप हो गए आप लोग एकदम से, थोड़ा बोला करो क्लास के अंदर, तो वक्त आगे पता चले कि हाँ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। सो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आपके यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे पता लगा के दो अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। नाउ यू टेल मी अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि पता लगा के दो अपनी यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? अगर मुझे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अगर आपसे कोई आके कह रहा है फ्रेंड यार पता लगाने मुझे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? P P square square plus Q 2Q plus Q square equals to 1. Q square। बस प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाना है। दिस इज अ फॉर्मूला आई विल यूजिंग टू नो द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब मैं वही चीज यहाँ पे करूंगा, तो P स्क्वायर की वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या है? P स्क्वायर वाज माय 0.6 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 होल स्क्वायर। ये मैंने अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे मैंने अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, तो 0.6 का होल स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? 0.36। राइट, 0.36 हो गया यहाँ पे, प्लस इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 क्या होगा यहाँ मेरे यहाँ पे? 2.4। फिर क्या 2.4? 0.48 is going to be value over there, and plus you will find 0.4 का जब आप यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे, then it is going to be your 0.16 अगेन। ये तो आपको वापस यहाँ पे मिल जाएगा।
और जब आप इसका टोटल यहाँ पे लगाते हो द वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। अगर आप इसको टोटल करोगे ना आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली, तो आपको यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस 0.6 ओवर हियर? इट इज माय होमोजाइगस रिसेसिव। ये है मेरा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ माय होमोजाइगस रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। ये किसका फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिला? 0.48। किसका मिला मुझे यहाँ पे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सर हेट्रोजाइगस। ये मुझे मिला यहाँ पे मेरे हेट्रोजाइगस का, राइट। एंड देन यू हैव 0.36। ये किसका मुझे यहाँ पे मिला? Homozygous होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। सर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नहीं होगा? हाँ तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। हेट्रोजाइगस रिसेसिव होता है क्या अभिषेक? अभिषेक सर, डू यू फाइंड हेट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन? बता दो, मिलती होगी तो। So that is going to be heterozygous over there, right? So you have homozygous dominant, homozygous recessive, and that's heterozygous. That is something you'll be finding in this. और ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपके सामने जब भी सवाल आएगा तो याद रखना सवाल को आपको अप्रोच कैसे करना है। जितना भी बड़ा सवाल उनके सामने उन्होंने आपके सामने लगा के रखा हो, आप अपना ढूंढो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर और वहां से अपनी कहानी स्टार्ट करो। एक बार आपने क्यू स्क्वायर निकाल लिया, उसका आप क्यू निकाल लो। जैसे ही क्यू निकल गया सब कुछ खत्म है फिर तो वहां पे पी वैसे ही आपको मिल जाएगा। एंड देन यू जस्ट हैव टू ऐड द फॉर्मूला एंड you have to see, जो भी उन्होंने पूछा है वो उन्हें बता देना, राइट। क्या एग्जांपल 1 है, आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, अब एक ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आसान है, सो इसको खुद से कर पाओगे या हेल्प चाहिए थोड़ी, या करके बताएं हम लोग यहाँ पे एक बार, या ट्राई करोगे एक बार खुद से? ट्राई करते सर। Try करते हैं। करना चाहिए, चलो ट्राई करो। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बार क्वेश्चन साथ में पढ़ लेते फिर ट्राई करो। द बीक कलर ऑफ द फिंचेस हैज कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप वेयर ब्लैक बीक, जो आपका यहाँ पे ब्लैक बीक आर डोमिनेंट ओवर द येलो बीक। ओके, देयर आर 210 इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप कैपिटल डी, 245 इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड 45 इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप स्मॉल डी। तो तीनों के नंबर यहाँ पे देके रखे उन लोगों ने। अब आप मुझे बता के बताओ कि इसमें एलील फ्रीक्वेंसी कितनी है और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, लगा लो, पता हो जाएगा। आपको फोकस किस पे करना है बस वो याद रखना, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग एंड फोकस ऑन दैट थिंग। चलिए ट्राई करिए। सर यहाँ कोई बात नहीं, सुमन, इशिता, राइट, यू कैन लेटर वॉच द रिकॉर्डिंग अगर आपका नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे, इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द लेक्चर। डिम्पल यहाँ पे कह रही है 425 डोमिनेंट। वो डोमिनेंट छोड़ो डिम्पल, फोकस ऑन स्मॉल डी वाली कंडीशन है यहाँ पे, राइट। फोकस ऑन दिस एंड ट्राई टू फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, फिर आपका क्यू भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर आप पहले पता लगाओ यहाँ पे कि क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, एंड देन यू कैन फाइंड द क्यू स्क्वायर। और हैंड रेस करो, जैसे ही सवाल हो जाता है तो आपका हैंड रेस करो। मुस्कान कुमारी ने यहाँ पे आई थिंक कर लिया है, बाकियों के लिए भी हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव अ ब्लैक बीक इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। और साफ मुझे पता था कि ब्लैक बीक के लिए यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है ना टैगिंग, वो है आपका यहाँ पे कैपिटल डी का। एंड येलो बीक के लिए इन्होंने यहाँ पे देख के रखा हुआ है आपका यहाँ पे स्मॉल डी, राइट। तीनों नंबर यहाँ पे देख रखे हुए उन लोगों ने। यू हैव कैपिटल डी आपके पास है यहाँ पे 210, कैपिटल डी स्मॉल डी यू हैव अराउंड 245, एंड स्मॉल डी इज गोइंग टू बी अराउंड योर 45। ये नंबर आपको इन्होंने यहाँ पे देख रखा हुआ है। चलिए बाकी लोग भी करिए, अभी तक मुस्कान को हो गया, बाकी लोग भी करिए। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस राइट नाउ। इसको यूज करो, ये नंबर को यूज करो 45 को, एंड ट्राई टू गिव मी द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, और उससे आपको वहां पे क्यू भी मिल जाएगा। इस बार शिखा हो गया, अभिषेक हो गया,
ठीक है अभिषेक, क्या लग रहा है क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? सर 0.03। अच्छा यार, मुस्कान आपको क्या लग रहा है, मुस्कान कुमारी? सर 0.03। ओके, एंड मिसबा आपका? Yes, sir. 0.03. ठीक है, ऑलराइट। दीप्ति आपका भी हो गया? दीप्ति, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। बता दो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताओ। बोलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर? Sir, 45 को 1000 से डिवाइड करेंगे। दीप्ति को बताना था ये। सो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इज कि आपका 45 का जो आपका वैल्यू, दैट्स द वैल्यू ऑफ माय होमोजाइगस रिसेसिव। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इट इज द वैल्यू ऑफ माय होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा विद, अच्छा आप 1000 से क्यों कर रहे हो यहाँ पे? 1000 नंबर है क्या इनका टोटल? क्या टोटल यहाँ पे? सर 500 इसको दैट यू हैव टू, यू डोंट हैव टू डिवाइड विद 1000 ऑल द टाइम, यू हैव टू डिवाइड विद टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो आपका होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो ये नंबर आपका यहाँ पे आएगा 500 जितना, राइट? ये आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द आंसर ओवर हियर इज 0.9, राइट? अब ये जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिला, ये वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है, क्यू है या क्यू स्क्वायर है? क्यू स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिला दैट इज क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं अपना क्यू फाइंड करूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका मुझे यहाँ पे करना है आपका यहाँ पे अंडर रूट। इसका मुझे यहाँ पे अंडर रूट करना है, और जब मैं यहाँ पे इसका अंडर रूट करूंगा सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ माय 0.3। अब 0.3 जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिला, दैट इज द वैल्यू ऑफ माय क्यू। सो क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो पी की वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या होगी? 0.7 ही होगी पी की वैल्यू। और क्या होगी अगर 0.3 आ रहा है क्यू का, तो आपको टोटल 1 करना है। टोटल आपका होना चाहिए 1। अगर क्यू की वैल्यू अगर आपकी 0.3 है, देन आपका पी का वैल्यू आपका यहाँ पे 0.7 ही आएगा। अगर क्यू की वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 0.2 होती, देन आपका पी का वैल्यू आपका यहाँ पे होता 0.8। सो यहाँ पे मुझे मेरा क्यू और पी यहाँ पे मुझे मिल गया। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। आप तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कोई हम फिजिक्स का, कैलकुलस का, मैथ्स का कुछ सवाल कर रहे हैं, वैसे कर रहे हो आप लोग एकदम। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यू हैव। सो मुझे यहाँ पे मुझे मिल गई मेरे यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मेरी यहाँ पे मिल चुकी है। अब जब मुझे यहाँ पे मेरी एलील फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर। अब मैंने पता लगाया मेरा जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला मेरा कौन सा होता है यहाँ पे? P P square square plus 2PQ plus Q square. equal to 1। ये मेरा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा। तो पी स्क्वायर मेरा यहाँ पे था 0.7 था ना, हाँ। तो आप दिस 0.7 होल स्क्वायर में यहाँ पे करूंगा, प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 होल स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा 0.49 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बीच में? 0.42। राइट, 0.42। ये मत बोलना कि सर हमने पी से नहीं लिया, हम मैथ्स नहीं करेंगे, ऐसे मत करना, ये करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे 0.09 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसका यहाँ पे टोटल लगाते हो, व्हेन यू डू द टोटल ओवर देयर, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 1। सो जब आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए, व्हेन यू फाइंड दिस हैपनिंग ओवर हियर, सो यू हैव एक्चुअली फाउंड योर, इन दिस यू हैव एक्चुअली फाउंड ऑल द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो अब मुझे बताओ 0.09 तो मेरा यहाँ पे है होमोजाइगस रिसेसिव। दिस माय होमोजाइगस रिसेसिव ओवर हियर। ये 0.242 मेरा यहाँ पे क्या है? हेट्रोजाइगस। एंड दिस इज माय होमोजाइगस डोमिनेंट। आ गया, बस यही आपको करना है यहाँ पे। अब ऐसे सवाल आपके अगर नीट में आ रहे तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम। डिंपल, आपका कुछ सवाल है क्या या पुराना हैंड रेज्ड है? ओके, सो अगर आपके सामने ये सवाल आ रहे हैं इस टाइप के, देन यू शुड बी एबल टू हैंडल देम। सवाल पाओगे अगर ये सवाल आए आपके नीट एग्जाम में तो? यस सर। एक बच्चे ने लाइक Yes, sir. क्या तुम लोग मतलब, so this is what you find happening. It's see what you have to do है ना, you just have to look for the homozygous recessive genotype को आप वहाँ पे देखो, and then अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, बस और कुछ मत देखो वहाँ पे।
एक बार आपको क्यू मिल गया, बाकी आपकी स्टोरी वहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। देन आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगा के अपना वहां पे सॉल्व करना है। उसके बाद यू जस्ट हैव टू डू द राइट मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग यू हैव टू डू। उतना तो आई थिंक आप कर लोगे, बिकॉज आप लोग फिजिक्स वैसे भी अच्छे लेवल का आप पढ़ते हो। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हम एक काम करते हैं, एक सवाल आपको मैं नीट का दिखाता हूँ, आप इसका आंसर मुझे करके बताओ। तो नीट का सवाल आपके सामने यहाँ पे ये है, और इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपने अभी किया था, उससे तो इजी है ये। तो आराम से देखो एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। तो टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? In the population of 100,000 individuals, 360 belong to, all right, प्रिंस ने करके वापस हैंड नीचे कर लिया। आसमा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। शगुन, क्या लग रहा है? सी। डिम्पल? तमन्ना, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। मुस्कान? ऑप्शन सी। मुस्कान कैसे करेंगे हम, इसे बताना जरा। सो यू हैव दिस ऑल द जीनोटाइप यू हैव गिवन। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सर होमोजाइगस हमें गिवन है 160, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 1000 से, देन विल बी गेट 0.16 एंड सर ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो हमें इसका रूट निकाल के ए की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल ए की वैल्यू हमें फिर एक कैपिटल ए की चाहिए, तो हम उसे 1 से माइनस कर देंगे, तो विल गेट 0.6। बहुत सही, बढ़िया। सो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आपका हम यहाँ पे लेंगे हमारा होमोजाइगस रिसेसिव को हम यहाँ पे पकड़ेंगे, हमारा यहाँ पे वही हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं। दैट्स गोइंग टू बी 160 वाली वैल्यू जो यहाँ पे देके रखी है इन लोगों ने। तो यू विल डू द सेम थिंग, विल टेक 160 और लिखा हुआ इन लोगों ने या वो टोटल नंबर ऑफ 1000। तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया, नंबर आपका वैसे ही सेम आएगा। यू विल हैव दिस 0.16, ये जो आपको यहाँ पे मिला दैट इज गोइंग टू बी अ क्यू स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इसका क्यू जो मैं निकालूंगा यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी योर 0.4। तो 0.4 मेरा यहाँ पे आएगा क्यू। एक बार मुझे मेरा यहाँ पे क्यू मिल गया, पी निकालना मेरे लिए आसान होता है। दैट बाय डिफॉल्ट मेरा डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि मेरा पी का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 0.6, क्योंकि q प्लस p हैज टू बी 1 या p प्लस q हैज टू बी 1। तो बस मुझे मिल गया मेरा आंसर यहाँ पे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सवाल आएंगे। इतने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग नहीं पूछते, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा उतनी डिफिकल्ट आपको नीट एग्जाम में आएंगे भी नहीं। बढ़िया, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देन ये सब इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देन बाकी सारे क्वेश्चन आपके पीस ऑफ केक होंगे। सो यू विल शुड बी एबल टू सॉल्व देम, राइट। एक और क्वेश्चन करके बता दो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी कर दो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते फटाफट। सो यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अ जीन लोकस। पढ़ लो खुद से और ट्राई करो खुद से एक बार सॉल्व करने का, बहुत आसान है। आपको बताना है आपका यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी। ए और कैपिटल ए की वैल्यू देके रखी हुई है, या मैं कहूंगा पी की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई है। तो टेल अस व्हाट विल बी द केस ओवर हियर। इतने में तो हो जाता है ये क्वेश्चन, इतने में तो हो जाता है। बताओ शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ए, ओके। मुस्कान कुमारी, दिशा बताइए क्या होगा इसका आंसर? अरे आवाज सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप? पीयूष, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ इन लोगों ने। दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, और उन्होंने बोला कि इसका आपका एलील फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे 0.4 है। तो आप समझ जाओ कि आपको पी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। सो पी की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे देख रखी है उन्होंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.4, दैट मींस उन्होंने आपको पी की वैल्यू दे दी। अगर आपको पी की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने वैसे ही दे दी है, तो क्यू की वैल्यू तो आपको वैसे ही वहां पे मिल जाएगी ना, दैट इज गोइंग टू बी 0.6, राइट। Then they have asked, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive का क्या यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब आपको वही फॉर्मूला याद करना है अपना। क्या था आपका फॉर्मूला वहां पे? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू
1, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आप जानते हो अगर पी की वैल्यू 0.4 है देन इट हैज टू बी 0.16 यहाँ पे आएगा, इट हैज टू बी 0.16 आएगा यहाँ पे, देन 2 into 6.6 into 0.4 is again going to be your 0.48, 2 PQ will be my 0.48 यहाँ पे, है ना, एंड प्लस Q स्क्वायर आपका यहाँ पे आएगा 0.36। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज करेक्ट आंसर। सिंपल था या डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? सर सिंपल था सिंपल सर। था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द थिंग इज आइडिया हमेशा ये रखने का कि अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के, ताकि फिर अपने ये सारे क्वेश्चन तो इजी लगेंगे फिर, राइट। सो आई विल गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ताकि इफ यू गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक देन आपको हैंडल करना आना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। और अगर आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन एक बार बैठ के कर लोगे ना तो फिर वो मल्टीप्लाई भी करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। वंस यू सी दैट इट्स माय 0.3 मुझे मिल रहा है, वहां पे आप डायरेक्टली अपना आंसर यहाँ पे देखना चालू कर दोगे कि यहाँ पे क्या आएगा। सो दिस विल हैपन, बट दैट ओनली हैपन कि जब आपको आदत लग जाती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप नीट के क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट कि आपको इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए लेट्स डू वन थिंग। अब हम एक नया टॉपिक हमारा सीखते हैं यहाँ पे, दैट्स माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके चलो, अब सर ये बोलो अभिषेक, बोलो क्या चाहिए आपको, बताइए। सर जो भी मैंने क्वेश्चन किया ना सर, उससे पहले वाला क्वेश्चन सर फिर से बताना सर एक बारी। कौन सा क्वेश्चन अभिषेक, ये वाला? यस सर। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो देखो बेटा, यहाँ पे 1000 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, 360 बिलोंग्स टू माय AA, 480 बिलोंग्स टू माय हेटेरोजाइगस एंड 160 बिलोंग्स टू माय स्मॉल ए। ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना है? मैं अपना फोकस करूंगा मेरे होमोजाइगस रिसेसिव के ऊपर। आ गया सर, आ गया। है ना, तो बस इसके बारे में फोकस है, इस पे आपने फोकस कर लिया, आपको मिलेगा अपना Q का वैल्यू। एक बार Q मिल गया बस बात खत्म, फिर P वैसे ही मिल जाता है। और सर मैं हेटेरोजाइगस में चले गया था ना सर। कहाँ चले गए थे? ऐसे कहीं पे जाओ मत, क्लास में ही रुको। और लाइक नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय जेनेटिक ड्रिफ्ट ओवर हियर। ये क्या होता है? अब इसमें भी कहानी है, उसको आप एक बार समझ लो, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द टाइम। अज्यूम करो कि एक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होता है, सो यू विल हैव ग्रीन फॉरेस्ट ओवर देयर, और वहां पे आपको मिल रहे कुछ बीटल्स। वहां पे आपको कुछ वहां पे बीटल्स मिल रहे हैं। आई होप बीटल्स आपको मालूम ना क्या होता है, इंसेक्ट होता है। Yes, जैसे sir. आपका लेडी बर्ड नहीं होता, लेडी बर्ड वो ऑरेंज कलर का, वैसे वही कैटेगरी में आपके बीटल्स भी आते हैं। सो इट्स अ इंसेक्ट। ओके, तो आपके फॉरेस्ट में आपको बीटल्स मिल रहे हैं यहाँ पे कई सारे घूमते हुए, और यहाँ पे है कुछ 2 वेरिएंट्स बीटल के। एक है वेरिएंट जो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का है, तो ये ऐसे ग्रीन कलर के बीटल्स यहाँ पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, राइट। उसी के साथ यहाँ पे कुछ और भी बीटल्स हैं विच आर गोइंग टू बी ब्लू इन कलर, और इनका नंबर ज्यादा नहीं है, थोड़े से है यहाँ पे। ओके, दे आर गोइंग टू बी। अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीज बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। आपके ग्रीन बीटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा सूटेड है एज पर द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि ग्रीन वाले जो मेरे यहाँ पे ना, ये जो मेरे ग्रीन बीटल्स यहाँ पे है, ये खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मतलब फटाफट जाके खाना पकड़ते हैं और खा लेते हैं। और जो ब्लू वाले जो मेरे यहाँ पे बीटल्स हैं, ये लगाते हैं टाइम, मतलब इनको खाना ढूंढने में भी टाइम लगता है ब्लू वालों को, और खाने में भी उनको टाइम लगता है। तो अगर खाना पड़ा हो तो फटाफट ग्रीन वाला आके खा जाएगा, ब्लू वाला जब तक वहां पे पहुंचेगा तब तक ग्रीन वाला आके उसे खा भी जाएगा। सो ब्लू बीटल्स आर selectively not a very stronger variant, it's not a stronger variant compared to green one, right? इसलिए उनका नंबर भी कम ही है, ज्यादा हैवी नहीं उनका नंबर, right? So these are the blue one. अब ये कंडीशन आपने यहाँ पे देख ली, तो एक बात याद रखना कि ग्रीन वाले फटाफट खाना खा पा रहे, जल्दी अपने आप को लाइक वहां पे ऑक्यूपाई करके खाना खा पा रहे, यूजिंग द रिसोर्सेज मच मोर इजिली देन द ब्लू वन। तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे जो ग्रीन वाले यहाँ पे है, दे आर बेटर कॉम्पिटिटर्स, राइट? वो आउट कम्पीट कर रहे हैं मेरे ब्लू वाले को। That's the first thing. Second thing, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हरी घास के अंदर ये दोनों बीटल्स अगर घूम रहे होंगे तो आपको ज्यादा आसानी से कौन सा दिखेगा? ब्लू वाला। ब्लू वाला मुझे ज्यादा आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। तो यही चीज ये इंसेक्ट को कोई सारे बर्ड्स आसानी से देख पा रहे, तो वो भी इनको आके कई बार खा के निकल जाता है। सो दैट ऑल्सो हैपेंस कि ब्लू वाले आपके यहाँ पे इजिली दिख जाते हैं, तो इनको भी लाइक बर्ड्स आके खा रहे हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज पर नेचुरल सिलेक्शन ग्रीन बीटल्स आर बीन सिलेक्टेड। क्या मैं ये कह सकता हूं?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे as per natural selection green one are the suited one या green one are the one which are more selected compared to the blue one. तो नेचुरल सिलेक्शन तो यहाँ पे ग्रीन को ही सिलेक्ट करेगा हर तरीके से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अज्यूम करो कि इस एरिया के अंदर एक एलिफेंट आ गया और उस एलिफेंट ने इनके ओर रख दिया पैर। सो एलिफेंट यहाँ पे आया और एलिफेंट ने यहाँ पे कर दिया स्टैंपिंग। एलिफेंट यहाँ पे आया घूमते हुए एंड एलिफेंट डज द स्टैम्प, ही स्टैम्प्स ऑन द बीटल। स्टैम्प्स मतलब उसने अपना पैर रख दिया वहां पे। जैसे ही एलिफेंट ने अपना वहां पे पैर रख दिया, अब हुआ ऐसा कि उसने अपना पैर इस तरीके से रखा वहां पे, वो भी उसने कोई जानबूझ के तो रखा नहीं वहां पे, राइट। उसका पैर वहां पे इस तरीके से बढ़ा वहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रीन बीटल्स मर गए। एलिफेंट ने जब वहां पे आके स्टैम्प किया, सो व्हाट हैपेंड, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रीन बीटल्स एक्चुअली डाइड ओवर देयर। अब एक बात बताओ, ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, ये तो रैंडम इवेंट था, ये कोई नेचुरल सिलेक्शन तो यहाँ पे हुआ नहीं, इट वाज अ रैंडम इवेंट। उसने पैर रख दिया वहां पे और अनफॉर्चुनेटली सब लोग वहां पे बैठे हुए थे एक साथ ग्रीन वाले, और उनकी वहां पे डेथ हो गई। सो दिस वाज अ समथिंग व्हिच हैपेंड रैंडमली, इट वाज नॉट अ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, बताओ कि इससे किसको फायदा होगा, कौन यहाँ पे खुश रहेगा फिर? ब्लू वाले सर। Sir, blue beetle. ब्लू वाले blue खुश हो वाले। जाएंगे। ब्लू वाले अब मेरा ज्यादा खाना खा पाएंगे, मतलब दौड़ दौड़ के वो लोग मतलब दौड़ के जाए, आराम से जाए, कोई यही नहीं उनको वहां से लाइक आउट कम्पीट करने के लिए। सो ब्लू वाले अब यहाँ पे उनका नंबर बढ़ेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ब्लू वालों का नंबर अगर यहाँ पे बढ़ भी रहा है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आपका जो ग्रीन का पॉपुलेशन जो आपके यहाँ पे गायब हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चांस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ द चांस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द चांस इफेक्ट, एक चांस इफेक्ट की वजह से, एक चांस की वजह से इनका यहाँ पे ग्रीन का पॉल्यूशन वहां से गायब हो गया। इट इज नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर वन। ब्लू का नंबर यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ा बिकॉज उनका ट्रेड स्ट्रॉन्ग था, उनका नंबर यहाँ पे इसलिए बढ़ा बिकॉज ऑफ अ चांस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ अ चांस ग्रीन का पॉल्यूशन वहां पे गया एंड ब्लू का पॉपुलेशन यहाँ पे आपका बढ़ने लगा। और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है विच इज बिकॉज ऑफ अ लक, या जिसे हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे चांस, ये चांस टर्म याद रखना क्योंकि ये आपके सवाल में आएगा। सो बिकॉज ऑफ द चांस इफेक्ट यू आर फाइंडिंग कि एक पॉपुलेशन यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है और आपके यहाँ पे जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, सडनली अगर आपके ग्रीन वाले इतने सारे वहां से निकल गए तो आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो आपके यहाँ पे चेंज होगी पॉपुलेशन की। यू विल हैव मोर नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स यहाँ पे। क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? एलिल फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ पे चेंज होगी, बिल्कुल होगी। पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. यस सर। अगर आपका ये पॉपुलेशन में से अगर एक बड़ा सा पॉपुलेशन अगर आपका गायब हो जाता है, राइट, एक सर्टेन कैरेक्टर वाला, सर्टेन ट्रेट वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एलील की फ्रीक्वेंसी भी आपके यहाँ पे चेंज होती है। एंड दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द चांस। और याद रखना, ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ ना, दिस ऑलवेज हैपन्स इन द स्मॉल पॉपुलेशन। ये इवेंट आपका हमेशा जो हमारे सामने यहाँ पे जो हो रहा है, इट इज विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ही आपको होते मिलेगा। और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, दिस इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट होता किस रीजन से आपका यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द चांस, बिकॉज ऑफ अ चांस इफेक्ट द जेनेटिक ड्रिफ्ट विल हैपन। एंड ये कहाँ पे होगा जनरली होते हुए? ये आपको कहाँ पे होते हुए मिलेगा? इट विल ऑलवेज सीन हैपनिंग इन द स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। जहां पे पॉपुलेशन स्मॉल होती है वहां पे आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हुए आपको वहां पे मिलेगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉपुलेशन सर्वाइव करते हुए आपको मिल जाएंगे या ग्रो करते हुए मिल जाएंगे जो शायद एक स्ट्रॉन्गर वेरिएंट ना भी हो, इवन देन दे आर सर्वाइविंग बिकॉज उनको मिल गई अपॉर्चुनिटी, बाय चांस उनको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल गई एंड दे आर सर्वाइविंग ओवर देयर। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और आपको दो टर्म्स बहुत क्लियरली इसमें याद रखने हैं, एक तो चांस इफेक्ट वाला टर्म और दूसरा कि आपको हमेशा होते मिलेगा आपके स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बोलो अंशिका, बताइए क्या सवाल है आपका? अंशिकांशु बताइए। सर मैं बोला था सर। हाँ सर बिल्कुल बोलो। पहले से बताइए। पहले से आपने क्या मिस किया बेटा? अच्छा देखो, यहाँ पे व्हाट यू आर फाइंडिंग कि यू हैव अ ग्रीन एंड रेड, आपके यहाँ पे ग्रीन, आपके यहाँ पे बीटल्स, यू हैव अ ब्लू बीटल्स यहाँ पे, ठीक है। आपके ग्रीन बीटल्स के ऊपर आके यहाँ पे लाइक गलती से एलिफेंट ने पैर रख दिया। उसके पहले याद रखना कि ग्रीन बीटल्स जो आपके यहाँ पे थे उनके दे आर स्ट्रॉन्गर वेरिएंट्स थे आपके यहाँ पे वो, और ब्लू वेरिएंट्स जो आपके यहाँ पे थे वो थोड़े वीकर थे। वीकर इन द सेंस दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू आउट कम्पीट ग्रीन वन। ग्रीन वाले जल्दी जल्दी खाना खा लेते थे,
ब्लू वाले स्लो थे, ठीक है, ग्रीन वाले दिखते नहीं थे घास के अंदर, ब्लू वाले दिख जाते थे। तो ग्रीन वन वर नेचुरली सिलेक्टेड इन अ रियल सेंस एज पर डार्विन के लॉ के हिसाब से। बट एलिफेंट ने आके जब इसके ऊपर पैर रख दिया तो मेजॉरिटी ऑफ देम एंड अप डाइंग ओवर देयर, राइट, और वो सारे ग्रीन वाले की डेथ हो गई, मोस्ट ऑफ द ग्रीन वन डाइड। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द चांस व्हाट विल हैपन, द ब्लू वन नाउ विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर नंबर, इनका नंबर वहां पे बढ़ेगा, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इसमें आपको दो चीजें आती हैं, वन इज गोइंग टू बी चांस इफेक्ट, सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी योर स्मॉल पॉपुलेशन। इट ऑलवेज ऑपरेट्स इन द स्मॉल पॉपुलेशन। आई हैव वंशिका अंशु, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ओके, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस गोइंग टू बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। दीस आर टू थिंग्स यू हैव टू नो। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. क्या सवाल है आपका? ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। ये चीज आपने यहाँ पे सीख ली। अब आप इसमें एक और चीज याद रख लेना कि जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, इसके आपके दो टर्म्स आप यहाँ पे और समझते हो। विद इन दिस सिंगल टर्म यू हैव टू मोर टर्म्स यहाँ पे आपके जो आते हैं। एक टर्म आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एज अ बॉटलनेक इफेक्ट। यू हैव अ बॉटलनेक इफेक्ट, एक ये टर्म आपका होता है यहाँ पे। दूसरा टर्म जो आपका यहाँ पे आता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ फाउंडर इफेक्ट। इनमें से एक टर्म एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, और एक टर्म मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आप यहाँ पे दो टर्म्स और इसके रिलेशन में आप सीखते हो या जानते हो। एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट, एक होता है आपके फाउंडर इफेक्ट, राइट। पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज माय बॉटलनेक इफेक्ट, हमारे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, कहानी है, आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और देन ओनली यू विल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। सी, एक एनिमल होता है, एक मैमल होता है जिसका नाम होता है एलिफेंट सील। इसका नाम होता है एलिफेंट सील। सील आपने नाम सुना होगा, मैमल होता है, पानी में रहता है। उसका एक बड़ा वर्जन होता है, उसे हम कहते हैं एलिफेंट सील। नहीं सुना तो अभी एक विंडो में खोल के देख लो आप इसका पिक्चर, यू फाइंड इन नॉर्दर्न अमेरिका के शोर्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो आपका ये काफी पुरानी बात है, अराउंड 1950-60s की बात है, कि एलिफेंट सील का पॉपुलेशन काफी ज्यादा था पहले, मतलब अच्छा खासा पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिलता था। अराउंड 50,000 वाज द नंबर ऑफ माय एलिफेंट सील। अभी हम सीख रहे हैं बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। ये था इनका नंबर, राइट। अब ये जो नंबर था ये काफी कम हो गया बिकॉज ऑफ द हंटिंग। एलिफेंट सील की करी जाती थी वहां पे हंटिंग, उसके स्किन के लिए, लेदर पर्पस। आई होप यू अंडरस्टैंड, लेदर पर्पस के लिए इसकी यहाँ पे करते थे लोग हंटिंग। तो हंटिंग कर करके इसके नंबर को आप लेके आ गए, इस नंबर को आप लेके आ गए आप यहाँ पे, विच वॉज नाउ अराउंड 1100। तो लोगों ने मारना चालू किया, एकदम रैम्पेज हो गया वहां पे, और उनको बहुत कम कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके एलिफेंट सील थे जिनका नंबर था आपके यहाँ पे 50,000, वो आपका यहाँ पे हो गया 1100 जितना। अब जब नंबर इतना कम हो गया तब उनको रियलाइज हुआ कि इनको तो हमें बचाना चाहिए, ये तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया, इतना नहीं करना था, राइट। दैट्स व्हेन दे रियलाइज। सो नाउ दे डिसाइडेड कि अब इनका हम यहाँ पे इनका कंजर्वेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। नाउ यू विल डू द कंजर्वेशन ओवर हियर। अब कंजर्वेशन उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया, और जब उन्होंने अपना कंजर्वेशन वहां पे स्टार्ट किया तो नंबर बढ़ा, बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिया हंटिंग वहां पे, एंड देन स्लोली इसका नंबर बढ़ा, एंड द नंबर नाउ बिकेम अराउंड लेट्स से 10,000। तो नंबर अच्छा खासा इनका यहाँ पे रिवाइव कर दिया। तो लोग खुश हो गए कि चलो चलो वापस से नंबर बढ़ गया, गुड थिंग, इट्स अ बिग नंबर, वापस आ गया, सब लोग काफी खुश थे। लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो थे वहां पे, वो लोग खुश नहीं थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है उनको, क्योंकि वो लोग तो they were evolutionary biologists, so they knew कि there is something which has happened now। अब तुम कितना भी नंबर बढ़ा रहो, एक यहाँ पे पंगा तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? अब आप मुझे बताओ, आपका जब 50,000 पॉपुलेशन था तो उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम। अरे 50,000 पॉपुलेशन था स्टार्टिंग में, कम होगा सर। जूनियर आइंस्टाइन बताइए, 50,000 जो पॉपुलेशन था स्टार्टिंग में, तब तो वेरिएशन ज्यादा रहेगा ना, इट्स अ बिग पॉपुलेशन। Yes, sir. जेनेटिक वेरिएशन इज गोइंग टू बी हाई ओवर देयर, राइट। अब Yes, वो sir. नंबर जब आपका यहाँ पे कम हो गया, अब सुनो मेरी बात, इनिशियली आप यहाँ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, आपने जब उस नंबर को कम कर दिया तो आप देखो कि इसके अंदर आपको जो वेरिएशन होगा, जेनेटिक वेरिएशन, वहां पे कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम कम होगा। कम होगा। नाउ यू विल हैव
over here you will have a less genetic variation. आप इसको इस तरीके से समझो, आपके पास 50,000 पहले नंबर था, उसमें से समझो 2,000 कुछ ऐसे थे जिनके पास कुछ ऐसा जीन था जो उन्हें हेल्प करता था अडेप्ट करने के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन आपने उसे मार डाला। उन 2,000 सील्स को बाकी 45,000 के साथ आपने उन्हें वहां पे मार डाला। अब क्योंकि आपने इतना सारा किलिंग कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा वेरिएशन तो मेरा लॉस हो गया यहाँ पे। मेरे पास काफी ज्यादा वेरिएशन था स्टार्टिंग में, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जो जेनेटिक वेरिएशन मेरे पास था वहां पे, उस एनिमल की डेथ के साथ वो भी चला गया। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. समझो इस बात को, दैट इनिशियली यू हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, तो लार्ज पॉपुलेशन मींस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन वहां पे आपका होगा। आपने इतने सारों को मार दिया, आपका पॉपुलेशन काफी कम हो गया। अब जो आपका पॉपुलेशन यहाँ पे आपका कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके अंदर वेरिएशन भी तो कम होगा। कई सारे यूजफुल जीन तो आपने वैसे ही खत्म कर दिए जो वहां पे होंगे, आपको पता भी नहीं। मेनी यूजफुल इंपॉर्टेंट जीन्स को आपने एनिमल के साथ ही वहां पे मार दिया। सो नाउ यू हैव द पॉपुलेशन, वी हैव अ लेस वेरिएशन। अब आप सोचो, अगर इस पॉपुलेशन के अंदर लेस वेरिएशन है, तो आप कितनी भी बड़ी आप यहाँ पॉपुलेशन कर लो, इसके अंदर भी वेरिएशन आपको लेस ही मिलेगा। इवन इन दिस पॉपुलेशन ऑल्सो यू विल हैव लेस वेरिएशन। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे मेरा पॉपुलेशन बनाया है, वो मैंने इसमें से ही बनाया है। आई हैव मेड द लार्ज पॉपुलेशन आउट ऑफ दिस 1100 इंडिविजुअल्स। तो चाहे वो जितना भी यहाँ पे नंबर बढ़ जाए, वेरिएशन जितना इसमें होगा उतना ही तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, उससे तो मिलेगा नहीं। और यहाँ पे वैसे ही कम है, यहाँ पे जितने जो जीन होने चाहिए थे एडवांटेज वाले, वो उतने कम होंगे और उतने ही आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। कुछ नया तो आपको मिलेगा नहीं एकदम से होते हुए यहाँ पे। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो इवन तो यहाँ पे आपका नंबर बढ़ चुका है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो जरूरी नहीं है कि 10,000 के 10,000 सर्वाइव कर पाएंगे। काफी ज्यादा चांस है दैट में सारे के सारे वहां से निकल जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए सडनली, बिकॉज यू हैव लेस जेनेटिक वेरिएशन। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बॉटलनेक इफेक्ट। क्यों कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट? समझो इस बात को। इनिशियली यू हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, अच्छा खासा पॉपुलेशन था आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे हो गया कम, वो आपका यहाँ पे हो गया कम, दैट बिकेम लेस ओवर देयर। एंड देन वहां से फिर आपको वापस से पॉपुलेशन आपको वहां से बाहर निकल के आया, एंड वहां बाहर निकल के वो आपका वापस से बढ़ चुका है। तो आपका पॉपुलेशन बेसिकली बॉटल के नेक से पास हो चुका है। ये देखो, ये लग रहा है ना बॉटल की तरह। अब बॉटल नहीं, ये ज्यादा करके वो जार की तरह लग रहा है जिसमें जैम रखते हैं या अचार रखते हैं, वैसा लग रहा है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बॉटलनेक इफेक्ट। इनिशियली यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन और एक स्मॉल बॉटल के नेक से वो पास होके यू आर फाइंडिंग द लार्ज पॉपुलेशन इज अगेन बीन फॉर्म, बट कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इट हैज स्टिल हैज अ लेस वेरिएशन ओवर देयर। दिस इज कॉल्ड एज माय बॉटलनेक इफेक्ट। तो इससे भी आपका एलील फ्रीक्वेंसी तो आपका चेंज होगा ही होगा, इसके साथ यू हैव अ पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट इवन हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जो उसे हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। ये बात आप यहाँ पे समझो। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes. स्टोरी के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा जो रियल एग्जाम्पल है, ये भी रियल ही था। एक और एग्जाम्पल आपको रियल देता हूँ। अगर आपको मालूम होगा तो गुजरात में यू गेट टू सी एशियाटिक लायंस। गुजरात में यू गेट टू सी एशियाटिक लायंस, उसे गुजरात में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। आई होप ये बात आपको मालूम होगी। एशियाटिक Yes, लायंस sir. वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इनका भी पॉपुलेशन पहले इंडिया में काफी ज्यादा था। 1920s या 1850s के अंदर पूरे इंडिया में मिलते थे। ये काफी था नंबर इसका, लाइक 20,000 25,000 इनका यहाँ पे नंबर था। तो 20,000 अगर इनका नंबर था पूरे इंडिया के अंदर, उनको हंटिंग करना चालू किया। पहले के टाइम पे हंटिंग काफी कॉमन था। तो जब इनका हंटिंग करना चालू किया तो इनका 20,000 से नंबर रह गया 12। इमेजिन, आउट ऑफ 20,000 आखिर में जो रह गए ना, वो रह गए आपके 12, और वो 12 रह गए आपके जूनागढ़ वाले एरिया के अंदर। जूनागढ़ इज a small city near in the सौराष्ट्र बेल्ट ऑफ गुजरात। सौराष्ट्र बेल्ट आपको नहीं पता होगा क्या है, बट इतना बता सकता हूँ कि अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपका रविंद्र जाडेजा वहां से खेलता था। अब शायद थोड़ा रिलेट कर पाओ, यूज्ड टू प्ले फ्रॉम सौराष्ट्र। इवन यू हैव वन मोर प्लेयर, चेतेश्वर पुजारा, वो भी आपका वहां की बेल्ट का था, तो शायद आप रिलेट कर पाओ, यू माइट रिमेंबर नाउ। सो उस बेल्ट में वहां पे वो 12 लाइन आपको वहां पे मिलते थे। सो काफी पुरानी बात है। वहां के जो नवाब थे उन्होंने बोला कि अब इन्हें हमें करना है कंजर्व। सो दिस 12 पॉपुलेशन नाउ वाज कंजर्व, इनको बचाया गया था, मतलब हंटिंग बैन किया। और आज की डेट में इन 12 में से हमने बना लिए अराउंड 700 जितने लायंस। अपेरेंटली नाउ वी हैव अराउंड
700 lions with us, right? तो क्या ये मेरा एग्जांपल यहाँ पे बन सकता है मेरा बॉटलनेक इफेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बनेगा मेरा एग्जांपल ऑफ माय बॉटलनेक इफेक्ट. So this becomes example of your bottleneck effect. ठीक है. तो यहाँ पे भी जो आपके पास 700 लायन है ना, इनको लेके बड़ा कंसर्न है कंट्री के अंदर. इनका यही कहना है, लोगों का यही कहना है, पूरे जो भी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है कंट्री में, उनका यही कहना है कि अगर कोई बीमारी हुई वहां पे फॉरेस्ट में जो एनिमल टू एनिमल स्प्रेड हो रही है, तो ये 700 नंबर एक ही टाइम पे पूरा वाइप आउट हो जाएगा. From that national park, it will get wiped out and they will go extinct because they don't have any variation right now. Because ये population बहुत small number से बना है, so they do not have any variation over here. इसलिए अगर इन्हें कुछ हुआ तो सब खत्म. तो गवर्नमेंट का अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो शायद आपने कभी देखा होगा, गवर्नमेंट का ये प्लान था कि कुछ लायंस को गुजरात से निकाल के वो लोग उसे रिलोकेट करेंगे कहीं और एरिया के अंदर इंडिया में, लाइक मध्य प्रदेश और सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ताकि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो यू स्टिल हैव सम पॉपुलेशन ओवर देयर. एकदम से सब नहीं जा रहा, राइट? सो दैट इज समथिंग दे आर प्लानिंग फॉर, बट दैट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ. बट आई होप यहाँ पे आप कहानी समझ पा रहे हो. दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट एंड यू शुड नो कि यहाँ पे आपका वेरिएशन आपके यहाँ पे कम होगा, यू हैव अ लेस वेरिएशन एंड यू ऑल्सो हैव एलील फ्रीक्वेंसी भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, राइट? अब एक और टर्म यहाँ पे समझाता हूँ आपके यहाँ पे, दैट्स माय फाउंडर इफेक्ट. ये बड़ा आसान सा टर्म है, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म, इट्स फाउंडर इफेक्ट. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर जेनेटिक ड्रिफ्ट. फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, आप सोचो कि यहाँ पे एक आइलैंड है आपका और इस आइलैंड पे रहते हैं आपके कुछ फ्रॉग्स. एक आइलैंड पे आपके कुछ यहाँ पे फ्रॉग रह रहे हैं. ठीक है, ऑल दीज आर फ्रॉग्स आर लिविंग ओवर देयर. फ्रेश वाटर के अंदर है आपका ये आइलैंड, मराइन नहीं है, फ्रेश वाटर के अंदर है क्योंकि फ्रॉग मराइन नहीं होते हैं. सो दे आर लिविंग ऑन द आइलैंड, राइट? वहां पर रह रहे हैं. अब फ्रॉग्स कहते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना, काफी जगह लोग यहाँ पे आ चुके हैं, काफी पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो चलिए कहीं और चलते हैं. तो इसके आसपास एक और आपके यहाँ पे छोटा सा आइलैंड कहीं पे दूर है. तो फ्रॉग्स यहाँ पे क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस एरिया और वो घूम के जाना चालू करेंगे. सो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस आइलैंड टू अदर आइलैंड. तो ये है मेरा यहाँ पे मेन पॉपुलेशन. दिस इज माय मेन पॉपुलेशन, राइट? इस मेन पॉपुलेशन में से कुछ नंबर आपका निकल गया और कुछ नंबर ने जाके अपना को एस्टेब्लिश किया अपना एक नए आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पे फिर वो अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाना चालू करते हैं और वहां पे अपना नंबर इंक्रीज करना चालू करते हैं. ये जो यहाँ पे माइग्रेशन किया गया ना, द माइग्रेशन विच दे डिड ओवर हियर, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या माइग्रेशन किया, और माइग्रेशन करके दे हैव मूव टू अ न्यू आइलैंड और वहां पे उन्होंने रहना वहां पे चालू किया. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय फाउंडर इफेक्ट. और ये जो पॉपुलेशन है जो यहाँ पे माइग्रेट करके आई है, जो पॉपुलेशन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आके रह रही है ना, इसको हम कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन. इज दिस माय फाउंडर पॉपुलेशन, क्योंकि इन्होंने नई जगह पे जाके एक नया पॉपुलेशन वहां पे जाके बनाया. उन्होंने नई जगह पे जाके नया पॉपुलेशन वहां पे बनाया. सो यू कॉल हिम द फाउंडर पॉपुलेशन एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय फाउंडर इफेक्ट. तो इसमें कुछ ज्यादा आपको बहुत सोचना नहीं है. इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फाउंडर इफेक्ट. और जब भी फाउंडर इफेक्ट आपके यहाँ पे होगा तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे भी आपकी एलील फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे अलग रहेगी. मेन पॉपुलेशन से यहाँ पे आपकी जो एलील फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, यू फाइंड दैट हैपनिंग. सो दिस इज माय फाउंडर इफेक्ट. ये एग्जांपल याद रखना, बस एग्जांपल के थ्रू आप इसे याद रखो. एक चीज बताना चाहूंगा, फ्रॉग माइग्रेशन नहीं करते, बट इस एग्जांपल में वो कर रहे हैं, राइट? यू कैन टेक, अगर आपको लग रहा है कि ये सर क्या बता रहे हो, तो आप उसे सी टर्टल कर दो, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. A small population from one part moves to other part, starts living over there and becomes a founder population. और वहां पे जो आपको जो एलील की फ्रीक्वेंसी आपको जो मिलेगी वो काफी अलग होगी कंपेयर टू द मेन पॉपुलेशन, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट. और ये दोनों टर्म्स आते हैं मेरे जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर. दिस टू टर्म्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, सो आई होप ये दोनों टर्म्स अब आप सबको यहाँ पे क्लियर है एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आपके सामने आता है तो, राइट? ओके, अब ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं. द वेरिएशन दैट अकर बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन causes deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium. ये बात तो हम जानते हैं. Any deviation due to a chance के ऊपर मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, is called as my random genetic drift. जब भी genetic drift आपके सामने आएगा तो आपको दो टर्म्स याद रखने हैं. It is happen because of a chance and it happens in the small population. बस आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन है इस लेवल के ऊपर याद रखने की एनटीए से और मेरे से, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव टू डू.
ओके एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ ताकि आप उन्हें सॉल्व भी कर पाओ और आपको आइडिया भी लग जाएगी किस टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस बाय रेजिंग योर हैंड। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से एंड क्विकली टेल मी द आंसर ताकि हम आगे बढ़ सकें। ऑलराइट ऑलराइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है, किसी नए बच्चे को हम यहाँ पे पकड़ते हैं। कौन है नया? पूजा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ए ऑप्शन। क्या आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन ए? पीयूष क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। मिसबा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑलराइट। बेटा देखो यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को। रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है और उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है बाय चांस इन ऑल पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, जब दोनों यहाँ पे चीजें मेंशन करी हुई है तो आप क्यों देखोगे कोई और ऑप्शन? यू हैव टू लुक फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। पूजा मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू। When you get these two terms, you have to look for genetic drift as answer, और कोई आपका यहाँ पे आंसर आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये अभी नहीं करते हैं, हम करते हैं ये वाला। इसका भी हैंड रेस करके आंसर बता दो ताकि हम लोग आंसर देके हम आगे बढ़ सके। बताइए प्रिंस क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। That's going to be correct answer. Variation in the gene frequency within the population occur by chance rather than by natural selection. So that's my genetic drift. ठीक है, ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं। एक और कर दो बस, देख लो ध्यान से। 16 में भी आया था ये और 22 में 2002 में भी आया था। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। दिशा का अनम्यूट नहीं हो रहा ना माइक शायद से। ओके, अंशिका शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। राइट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट्स इन द स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। अब दूसरी चीज यहाँ पे पकड़ते हैं। लेट्स फाइंड समथिंग एल्स टू अंडरस्टैंड। राइट, सो अब इसको संभाल लेना, आप लोग हैंडल कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं बाद में। लेट्स टॉक अबाउट दिस नेचुरल सिलेक्शन अ क्लोजर लुक, एक अलग तरीके से इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब एक यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी को आप यहाँ पे आराम से सुनोगे, समझ जाओगे, देन आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। राइट, इमेजिन कर लो कि आपके पास एक हैबिटेट है और उस हैबिटेट के अंदर आपको मिले देखने के लिए आपके वहां पे माउस, उस हैबिटेट में आपको वहां पे माउस देखने के लिए आपको वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हैबिटेट है ना वो आपका रॉकी हैबिटेट है। द हैबिटेट यू हैव ओवर हियर इज योर रॉकी हैबिटेट। इट्स अ रॉकी हैबिटेट। रॉकी हैबिटेट मतलब आपका एक ऐसा एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, पत्थर 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 है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। इट्स मोर लाइक अ रॉकी हैबिटेट। नो मोर मच ट्रीज ओवर देयर, इट्स मोर लाइक अ रॉक एंड अ वेरी ड्राई काइंड ऑफ एरिया। सो रॉकी हैबिटेट आपको वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका माउस है ना यहाँ पे, इसके अंदर आपको अलग अलग कोड कलर मिलते हैं। माउस की स्पीशीज आपके यहाँ पे एक ही है बट उसके अंदर आपको अलग अलग कोड कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो समझो आपका जो माउस है आपके यहाँ पे, उसके अलग अलग वेरिएंट्स है। अब वेरिएंट्स यहाँ पे क्या है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक है आपका वेरिएंट विच इज गोइंग टू बी लेट्स से, जिसका जो कोड का कलर है, जिसका जो स्किन का कलर है, जिसको मैं कोड बोलूंगा, कोड का जो कलर है उसका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे समझो व्हाइट। फिर एक वेरिएंट आपके पास ऐसा है जिसका कोड का कलर आपका यहाँ पे है क्रीम कलर। तो ये एकदम व्हाइट नहीं है, इट्स लाइक अ क्रीम कलर, मतलब लाइटर रेंज का कलर है ये। राइट, देन आपके पास एक कलर आपके पास यहाँ पे ऐसा है विच गोइंग टू बी अ ब्लैक कलर का कोट है। कुछ माउस ऐसे भी है जिसके पास है ब्लैक कलर का कोट। कुछ माउस आपके ऐसे है जिसके पास है आपका समझो ब्राउन कलर का कोट, मतलब डार्क कोट है इनका। राइट, एंड देन यू हैव सम नंबर ऑफ माउस, वहां पे कुछ माउस का पॉपुलेशन ऐसा भी है जिसके पास आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कोड, मतलब मिक्स होगा, व्हाइट और ब्लैक का वहां पे मिक्स मिलेगा आपको, आधा व्हाइट आधा ब्लैक काइंड ऑफ दैट। राइट, सो दे विल हैव अ इंटरमीडिएट कोड। राइट, तो ऐसे आपके अलग अलग टाइप के आपको कोड के आपको कलर वहां पे मिल रहे हैं माउस के अंदर। स्पीशीज एक ही बट उसके अलग अलग वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल पा रहे हैं। ओके,
अब आप सोचो कि उस हैबिटेट में, अब आप मुझे बताना है यहाँ पे, आप लोग मुझे आंसर करोगे। अगर समझो, अगर उस हैबिटेट के अंदर, अगर आपका पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे कि आपका हैबिटेट के अंदर इफ यू हैव डार्क और ब्लैक कलर के रॉक्स, अगर आपके हैबिटेट के अंदर डार्क या ब्लैक कलर के रॉक्स होंगे, तो इन चारों में से, इन पांचों माउस में से किसको वहां पे रहने का फायदा होगा, और ब्लैक माउस। किस करके बताना है, ब्लैक और ब्राउन और इंटरमीडिएट। गेस करके बताना है, क्योंकि आपको सवाल देना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। अगर डार्क या ब्लैक कलर के वहां पे रॉक्स मिलता है अगर उस हैबिटेट के अंदर, तो किसको यहाँ पे फायदा होगा, कौन से टाइप के पॉपुलेशन को यहाँ पे फायदा होगा, एंड ऐसा क्यों हो रहा है। सो बताइए, कौन बताएगा, तमन्ना बताइए किसको फायदा हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर ब्लैक, ब्राउन और इंटरमीडिएट वालों को फायदा होगा और क्रीम और व्हाइट वालों को नुकसान होगा। तो फायदा क्यों हो रहा है बता दो ये। सर क्योंकि जो उनकी स्किन टोन है वो डार्क और ब्लैक कलर के रॉक के साथ मैच हो जाएगी और क्रीम और व्हाइट वालों की नहीं होगी। नहीं हो रही तो उससे दिक्कत क्या आ रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, उसमें दिक्कत क्या है उनको। सर तो जैसे अगर वाइल्ड एनिमल्स होंगे या बर्ड्स होंगे तो वो उनको खा जाएंगे इसलिए। बहुत सही, बस आंसर आपका यहाँ पे राइट। व्हाइट और क्रीम वालों को इजीली आपके बर्ड्स ऑफ प्रे आप यहाँ पे देख पाएंगे और उन्हें आके पकड़ के निकल जाएंगे वहां से, राइट। सो यस, आई एम फाइंडिंग स्पेसिफिक कलर को यहाँ पे आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, मतलब ब्लैक ब्राउन आर द वन which will get the advantage, even to an extent intermediate को भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है, बट ब्लैक एंड ब्राउन को यहाँ पे आपका ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। सो हियर दे आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ एडवांटेज ओवर देयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे आपका क्या हुआ। क्या ये बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैबिटेट वाली, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आई? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ब्लैक एंड ब्राउन रेड जो मेरे यहाँ पे है माउस, जो मेरे यहाँ पे, इनको यहाँ पे होगा इनका एडवांटेज, दे विल द वन हु विल गेट एडवांटेज ओवर हियर। इनको मिलेगा बढ़िया से यहाँ पे एडवांटेज, क्योंकि हैबिटेट इनको सपोर्ट करेगा अच्छे से, राइट। दूसरी कंडीशन, अगर आप सोचो दैट आपका जो हैबिटेट है उसके अंदर सारे जो आपके रॉक्स है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। सारे जो आपके यहाँ पे रॉक्स है वो सारे आपके चेंज हो गए वहां पे, वो सारे जो आपके रॉक्स है वहां पे दे आर ऑफ माई लाइक मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, या मैं कहूंगा जो मेरे यहाँ पे रॉक्स है दे आर ऑफ माई इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर के मेरे यहाँ पे सारे के सारे रॉक्स बन गए। तो अब मुझे बताओ कि कौन से माउस को यहाँ पे फायदा होगा, यहाँ पे विच माउस विल गेट बेनिफिट ओवर हियर, बताइए। वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, किसको फायदा होगा यहाँ पे? Sir, intermediate सबको one. होगा। याद रखना, इंटरमीडिएट होगा, सबको नहीं होगा। अगर मेरे सारे रॉक्स मिक्सचर वाले हो गए ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर के मेरे सारे रॉक हो गए, लाइक एक इंटरमीडिएट कलर के मेरे यहाँ पे रॉक्स हो गए, तो सिर्फ मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट को ही फायदा होगा। सो इंटरमीडिएट के जो कोट होगा मेरे यहाँ पे, ये जो मेरे यहाँ पे माउस होंगे, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। और जो व्हाइट कलर के माउस होंगे या ब्लैक कलर के माउस होंगे या लाइटर या डार्क कलर के जो माउस होंगे, उनको एनिमल देख लेगा, उनको आपका एनिमल आराम से देख लेगा और उनको उठा के वहां से ले जाएगा। सो दे विल बी द वन हु विल हैव द एडवांटेज, इनके पास यहाँ पे एडवांटेज होगा। अब अगर हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर को अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज अ मीन वैल्यू, ये आपकी सेंटर वाली वैल्यू है। मीन वैल्यू आपकी सेंटर वैल्यू होती है ना, सो दैट इज अ मीन वैल्यू व्हिच आर गेटिंग सिलेक्टेड ओवर देयर। एंड देन यू हैव अ थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आपके यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सोचो कि आपका जो हैबिटेट है वहां पे आपको दो टाइप के रॉक्स मिल रहे हैं, इधर यू आर फाइंडिंग लाइट कलर के रॉक्स, I would say either light एंड डार्क कलर के रॉक्स, बस ये दो टाइप के आपको वहां पे रॉक्स मिले। आपको लाइट कलर के वहां पे रॉक्स मिल रहे हैं और आपको डार्क कलर के आपको वहां पे रॉक्स मिल रहे हैं। तो रॉक के आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएंट आपका मिल रहे हैं हैबिटेट में, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, आई वुड से डार्कर रेंज एंड लाइटर रेंज, मैं ये बोलूंगा डार्कर रेंज एंड लाइटर रेंज के आपके यहाँ पे रॉक्स मिल रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में मुझे हैंड रेज करके बताओ कि इसमें किसको फायदा होगा। इन दिस कंडीशन हु विल गेट बेनिफिटेड ओवर हियर, अगर लाइट और डार्क कलर के अगर यहाँ पे रॉक्स है, देन यहाँ पे कौन से कोड को यहाँ पे फायदा होगा? बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा? मैम सबको फायदा होगा। सॉरी कोई तो होगा जिसको नुकसान होगा, एक तो है जिसको नुकसान होगा यहाँ पे। सर इंटरमीडिएट वंस, इंटरमीडिएट वालों को यहाँ पे नुकसान, वो उनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा। व्हाइट और ब्लैक वाले तो दौड़ के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे जब वहां से चील जारी होगी तो व्हाइट और डार्क वाले तो अपने रॉक के पास सामने जाके खड़े हो जाएंगे वहां पे।
इंटरमीडिएट वहां पे दिख जाएगा. सो दिस विल बी द वन व्हिच विल गेट ईटन. तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना, यू विल फाइंड दैट योर ब्लैक और ब्राउन, या मैं कहूंगा जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ व्हाइट एंड क्रीम, यहाँ पे होगा लाइटर जो मेरे यहाँ पे रेंज होगा, दे आर द वन हु विल गेट बेनिफिटेड. ये जो मेरे यहाँ पे होंगे इनको यहाँ पे मिलेगा एडवांटेज. सो जो एक्सट्रीम जो मेरे यहाँ पे है ना, समझो इस बात को, जो मेरे एक्सट्रीम रेंज पे जो मेरे यहाँ पे उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है. दे आर द वन हु आर गेटिंग एडवांटेज ओवर देयर. बाकियों को यहाँ पे जो बीच वाले वैल्यू मेरे यहाँ पे उसको यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिल रहा. अब ये तीनों कंडीशन आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है ना, इसके लिए एक टर्म होता है. पहली कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन इसे हम यहाँ पे इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ट्रेड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो. कौन से ट्रेड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो? डार्क एंड ब्राउन कलर का है कोट को. अगर आप एक स्पेसिफिक ट्रेड को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन. थर्ड पॉइंट को आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप दो एक्सट्रीम्स को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो. इंटरमीडिएट को आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप दो एक्सट्रीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो. जिसका कोड कलर लाइट है, डार्क है, जिसको आप सिलेक्ट करोगे, और जिसका कोड कलर वहां पे लाइट है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे. मतलब बेसिकली उनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा. ब्लैक एंड व्हाइट का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, बट आपका इंटरमीडिएट का नंबर यहाँ पे आपका कम हो जाएगा. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डिसरप्टिव सिलेक्शन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिसरप्टिव सिलेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज माय डिसरप्टिव सिलेक्शन. याद रखना, डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करोगे, आप सिलेक्ट करोगे अपने एक्सट्रीम्स को. जो आपके एक्सट्रीम्स यहाँ पे होते हैं सब यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे. सो दैट इज माय डिसरप्टिव सिलेक्शन. एंड देन यू हैव द इंटरमीडिएट वन. ये जो आपका जो होता है जहाँ पे आप मीन वैल्यू को आप सिलेक्ट करते हो. इस कहानी को या इस टर्म के लिए हम यहाँ इस टाइप के सिलेक्शन को हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में याद रखना कि आप मीन वैल्यू को अपना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे. जो पॉपुलेशन का कलर इंटरमीडिएट होगा या जो मीन वैल्यू जो आपके यहाँ पे होगी, सेंटर वैल्यू जो आपके यहाँ पे होगी, वो पॉपुलेशन आपका बढ़ते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. अब यही चीज को मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा. इसको आप यहाँ पे देखो, ये आपको समझ आ जाएगा. ये आपका पॉपुलेशन है आपके राइट्स का, यू कैन सी द पॉपुलेशन. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. पहला कंडीशन है आपका यहाँ पे डायरेक्शनल. डायरेक्शनल आपको क्या मिल रहा है कि आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो. तो अब ये जो रेड वाला जो है ना आपका यहाँ पे, ये वो नंबर है. सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ वन डायरेक्शन, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो दैट मींस आपकी जो पॉपुलेशन जो आपके यहाँ पे इंक्रीज होगी वो आपके डार्क कलर के कोड कलर की पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी. जिनका कोड कलर वहां पे डार्क होगा उसका नंबर वहां पे बढ़ेगा, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के जो रॉक्स हैं दे आर गोइंग टू बी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के वहां पे आपके पास रॉक्स है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. क्या पहला टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहला वाला टर्म, Yes, sir. Yes, sir. राइट. सेकेंड कंडीशन में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. दैट मींस मीन वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. जो एक्सट्रीम्स होंगे, डिस्ट्रप्टिव में याद रखना, जो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस जो आपकी होती है ना, या एक्सट्रीम ट्रेट्स जो होते हैं, उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं. आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा व्हाइट का पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मेरा डार्क कलर का पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. जिसका पॉपुलेशन कम हुआ वो कौन सा है मेरा यहाँ पे? दैट्स योर इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट वहां पे दिख रहा है अपने काइट को या ईगल को, तो उनका पॉपुलेशन वहां पे नीचे जा रहा है. बट अदर एक्सट्रीम्स आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड दैट इज माय डिसरप्टिव सिलेक्शन. तो डिसरप्टिव के अंदर दो एक्सट्रीम्स हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट. एंड द लास्ट वन हियर इज गोइंग टू बी योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. इसमें आप मीन वैल्यू को पकड़ते हो. जो सेंटर में जो मेरे यहाँ पे इंटरमीडिएट था उसका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, बाकियों का नंबर आप देखोगे यहाँ पे वो नीचे जाएगा. बाकियों का नंबर आपका नीचे जाएगा बिकॉज जो हैबिटेट है ना वो उनके लिए सुटेबल नहीं है. दैट इज व्हाई दे विल इंक्रीज एंड द अदर वन विल गेट डिक्रीज ओवर देयर. ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. दीज आर द थ्री टर्म्स. अब ये एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ज्यादा डिटेल के अंदर, बट आपको ये समझना है. एक बार आप इसे समझ गए ना तो आपको वो कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू सवाल पूछेंगे और आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाओगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या होता है, स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है, और डायरेक्शनल का क्या होता है. स्टेबलाइजिंग मतलब आप मीन वैल्यू को आप अपना सिलेक्ट कर रहे हो. सेंटर की जो मीन वैल्यू आपके यहाँ पे उसे आप सिलेक्ट कर रहे हो, एक्सट्रीम्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे. डिस्ट्रप्टिव मतलब आपके दोनों एक्सट्रीम जो आपके ट्रेड्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, मीन वैल्यू आपके यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर रही या उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा. और डायरेक्शनल का मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे एग्जांपल एक और, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर समझो कि हमारे पास, समझो अभिषेक है,
अभिषेक कहता है कि मुझे ऐसे प्लांट्स बनाने हैं, मुझे ऐसे मैंगो बनाने हैं जिनका साइज 10 इंच से बड़ा हो, जिनका साइज 10 इंच से बड़ा हो। तो अभिषेक क्या चाहता है? अभिषेक चाहता है कि उसके फार्म के अंदर जो मैंगोस बने, जितने भी मैंगोस के ट्रीज है, जितने भी मैंगोस उसके बने वहां पे, दे शुड बी फॉर्मिंग अ साइज ऑफ अ मोर देन 10 इंच। उनका वहां पे साइज बनाते हैं अपने मैंगोस का। जब अभिषेक ऐसा कुछ चाहता है, वो एक स्पेसिफिक ट्रेट की तरफ उसका सिलेक्शन कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू सिलेक्ट वन स्पेसिफिक एक्सट्रीम ट्रेट, तो क्या होगा? डायरेक्शनल होगा, स्टेबलाइजिंग होगा या डिस्ट्रप्टिव होगा? डायरेक्शनल। ट्रेड को आप यहाँ पे चाहते हो कि वो इवॉल्व करे, उसका नंबर वहां पे बढ़े, सो दैट इज डायरेक्शनल पॉपुलेशन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो याद रखना, अगर आप एक स्पेसिफिक ट्रेड को अगर आप वहां पे चाहते हो कि उसका नंबर वहां पे बढ़े, या अगर एक स्पेसिफिक ट्रेड का नंबर अगर आप बढ़ रहा है, सिंगल स्पेसिफिक ट्रेड का, देन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अ स्टोरी, शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या अब ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. इसका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अपना टाइम लो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो उन्होंने बनाया यहाँ पे। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन इट इज गोइंग टू बी। अगर स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो आपका आंसर निकल आ जाएगा, और स्टेटमेंट ही समझना है आपको यहाँ पे। बड़ा आसान सा सवाल है ये, बस पढ़ो इसे आराम से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। And then raise your hand. कहानी याद रखना जो हमने बताई थी, और कहानी के बेसिस पे ट्राई करो। शिखा ने अभी तक हैंड रेज किया, बाकी लोग भी देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। दिशा हैज आल्सो रेज्ड देयर हैंड। दिशा अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? आप ट्राई करो, देयर इज अ बटन ओवर देयर, अनम्यूट वाला, ट्राई करो एक बार। ठीक है, मुस्कान क्या लग रहा है इसका आंसर? मुस्कान बताइए, और जल्दी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, तब तक डिंपल आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? दिल्ली से आवाज नहीं पहुंच रही, दिल्ली में तो नेटवर्क भी अच्छा होता है। सर सी बोल रहे सर। अब तो चैट में नहीं बोलना है, म्यूट करके बोलना है। चैट में तो कोई भी बोलता है, चैट में तो लाइक बोल दो तो सब लोग ही बोलते थे, फिर उसके अंदर CAB घर जाना है, एनीथिंग दे विल राइट इन द चैट। बताओ प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? प्रिंस यहाँ पे सी कह रहा है। तमन्ना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इन द स्पीशीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम, उन्होंने बोला है कि जो एक स्पीशीज है उसमें न्यूबॉर्न का जो वेट होता है वो आपका जाता है फ्रॉम 2 kg to 5 kg, ये इसका रेंज होता है। फिर क्या लिखा है उन लोगों ने? 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव। मतलब 97% जो बच्चे होते हैं, इसके न्यूबॉर्न होते हैं, जिनका वेट होता है 3 से लेकर 3.3 kg तक, वो आपके सर्वाइव कर जाते हैं। वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट born with a weight of 2 to 2.5 kg and 4 to 4.5 to 5 kg, ये लोग सर्वाइव नहीं करते, दे विल डाई। तो काफी क्लियरली पता चल रहा है आपका यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि आपके दो एक्सट्रीम्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लिखा हुआ उन लोगों ने कि 2 से 2.5 kg जो होते हैं उनकी वहां पे डेथ हो जाती है, 4.5 से 5 kg को जो होते हैं उनकी भी वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। कौन सर्वाइव करता है? जिसका वैल्यू बीच में हो, जो मीन वैल्यू जो वाले जहाँ पे बच्चे हैं वही आप यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 3 to 3.3 kg वाले जो आपके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होंगे वही आप यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। और जब आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है तो इसको देख के मैं क्लियर कट कह सकता हूँ दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बिकॉज यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग द सेंटर वाली वैल्यू यहाँ पे। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? एक और सवाल कर दो, बस एक और सवाल और कर दो, खुशी खुशी जल्दी से, आराम से देखो इसे। इट्स अगेन सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन अ काउ yielding
हायर मिल्क आउटपुट। एक कोई है फार्मर वहां पे जो चाहता है कि जो काउज मुझे मिले दे शुड हैव अ हायर मिल्क आउटपुट। देख लो सारे ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में काफी कुछ पता चल जाता है आपको यहाँ पे। उसका रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे तो चाहिए ऐसी गाय विच शुड हैव अ हायर मिल्क आउटपुट। सो बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। अंशिका शर्मा क्या लग रहा है? अंशिका शर्मा की आवाज हमें यहाँ पे नहीं आ रही। पीयूष क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। एंड शगुन आपको क्या लग रहा है? डी। राइट। दीप्ति क्या लग रहा है आपको? सर डी। प्रिंस क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी। एंड शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। बेटा देखो यहाँ पे एक मेरी बात सुनो आप लोग। यहाँ पे आपके अलग अलग यहाँ पे आंसर आए हुए हैं। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हैव द काउ विद द हायर यील्डिंग प्रॉपर्टी, हायर यील्ड इन द मिल्क आउटपुट। मतलब आप चाहते हो कि आपका एक मिल्क आउट जिसमें से ज्यादा मिल्क का आउटपुट आपको मिले वहां पे, वो ट्रेट आप यहाँ पे चाहते हो। तो आप मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रेट को ही नहीं फॉलो कर रहा? आई एम एक्चुअली फॉलोइंग ओवर हियर स्पेसिफिक ट्रेट ओवर हियर। मैं एक स्पेसिफिक ट्रेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं एक स्पेसिफिक ट्रेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ये बात का याद रखना, देन इट हैज टू बी डायरेक्शनल। इट ऑलवेज हैज टू बी डायरेक्शनल कि अगर मैं एक स्पेसिफिक ट्रेट को मैं चाहता हूँ कि उसका नंबर बढ़े या उसका नंबर पॉपुलेशन में आप वहां पे इंक्रीज हो, देन इट ऑलवेज हैज टू बी डायरेक्शनल। और इन दैट केस यू विल फाइंड ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ अ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ट्रेट को आप यहाँ पे आप चाहते हो सिलेक्ट करना। दैट इज व्हाई द आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी डायरेक्शनल इन दिस। ये आपका डिस्ट्रप्टिव नहीं होगा, स्टेबलाइजिंग नहीं होगा। स्टेबलाइजिंग में आप एक इंटरमीडिएट आप चाहते हो, इट्स नॉट इंटरमीडिएट। मैं चाहता हूं दैट आई नीड अ काउज विद अ हायर मिल्क आउटपुट। सो यस, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी डायरेक्शनल। और कोई आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ना ये डिस्ट्रप्टिव होगा ना ही आपका स्टेबलाइजिंग होगा। ठीक है, सो 95 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऐसे ही देखो, अभी तो ये आपने सवाल कर लिया, ऐसे ही कोई तो भी नया एग्जांपल वो लोग नीट में आपके सामने रखेंगे। इसलिए यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सच क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पे मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार इसे एक बार देख लेना अपने एंड पे, जस्ट हैव अ लुक एट दिस टॉपिक अगेन। यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी एक बार आप पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इसे आप यूज करो एज अ रेफरेंस। इससे आपको काफी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि किसमें क्या हो रहा है। ओके, अगर आपको ये कहानी समझ आ रही है देन यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बेसिकली, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी। एंड इसके अलावा आज हमने क्या कवर किया? वी हैव डन द हार्डी-वेंगर प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किया, एंड देन वी हैव डन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप देख सकते हो कि नीट में से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ये सारे नीट के क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट योर होम सो दैट जब हम अगली बार मिलें, व्हिच इज गोइंग टू बी टुमारो इटसेल्फ, सो हम इन्हें एक बार फटाफट डिस्कस करें। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस ओवर हियर, राइट? हार्डी में एक क्वेश्चन चलो यहाँ पे कर दो। 95 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? हैंड रेज करो इसके लिए। In Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by, तो हैंड रेस जल्दी आंसर करो ताकि आप लोग मैं फ्री कर सकूं। बताइए आसमा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। आवाज ही नहीं आई, लेकिन आप मुझे लग रहा है ऑप्शन बी करे हो आप यहाँ पे। अभिषेक क्या होगा? सर बी है सर। बी है, चलो अब कह रहे हो तो होगा फिर भी। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, राइट? एक और बता दो मुझे यहाँ पे। हाँ, ये बता दो मुझे इसका करके। The tendency of a population to remain in the genetic equilibrium may be disturbed by, किस कंडीशन में ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा? In which condition you will find the equilibrium will get altered? किस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है ना p प्लस, क्योंकि वो 1 नहीं आएगी, कुछ और हो जाएगी यहाँ पे। So in which condition you will find that happening? So now you have to tell me। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? हिम्मत सिंह बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर डी। हिम्मत सिंह यहाँ पे डी कह रहे हैं, लेकिन बाकी से हमें पूछना पड़ेगा। क्या होगा मुस्कान इसका आंसर? मुस्कान। एंड पीयूष क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
if you have a lack of random meeting, then you can find there's going to be a change in the genetic equilibrium. वो आपका change हो जाएगा because you don't want to have a lack of random meeting. You always want to have a random meeting, तभी आपको maintain रहेगा. तो बिल्कुल सही बात है, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज थिंक वाइजली एंड देन गिव द करेक्ट आंसर जो आप सब यहाँ पे दे रहे हो. सो या दीज आर द थिंग्स. बाकी क्वेश्चन एक बार आप एज अ होमवर्क देख लेना एंड एक्सक्यूज मी एंड कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन लेट मी नो. आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 158 का क्या होगा आंसर? हैंड रेज करो इसके लिए. 158 के लिए नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू. एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा? तमन्ना क्या होगा इसका आंसर? सर डायरेक्शनल. शिखा क्या लग रहा है? शिखा क्या लग रहा है इसका आंसर? एंड प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर 4. व्हाई स्टेबलाइजिंग? प्रिंस एक्सप्लेन कर दो क्यों आपको यहाँ पे स्टेबलाइजिंग लग रही है. सर मीन से हट गए तो फिर इंटरमीडिएट बचेगा. मीन रखोगे तब इंटरमीडिएट बचेगा. ये लोग कह रहे हैं इट इज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन. मीन नहीं है यहाँ पे. वो अगर लिखा होता ना इट्स अ मीन वैल्यू, देन यू कैन हैव गॉन फॉर ऑप्शन 4 ओवर हियर. देन आप बेटा ऑप्शन 4 पे आप यहाँ पे जा पाते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो. यार मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन, राइट. सो मीन वैल्यू से आप अलग जा रहे हो. अदर देन द मीन लिखा हुआ है यहाँ पे. और जब लिखा हुआ है स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इटसेल्फ मींस इट हैज टू बी योर डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो इसमें गड़बड़ मत करना. आई गेस यू विल गेट सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सो यू विल हैव अ आइडिया किसको आपको सिलेक्ट करना है. सो देयर विल बी 158. सो प्लीज हैव अ लुक एट द अदर क्वेश्चंस ओवर हियर एंड या दैट्स व्हाट वी हैव डन आज की क्लास में. सो ये 3-4 टॉपिक हमने यहाँ पे किए हैं. वी हैव डन दिस 3 टॉपिक्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स, एंड वी हैव डन योर नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव एंड सिविलाइजिंग, जिसके वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ताकि आपको उस पर ग्रिप बने, राइट. सो ऑलराइट पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर कोई सवाल है तो बताइए एंड प्लीज मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी चालू रहे 4 अगस्त के टेस्ट के लिए. एंड अभी मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया, उसको भी सॉल्व कर लेना एंड रिवाइज दैट टॉपिक एज वेल. उसके साथ मैं आपके साथ इवन शेयर कर रहा हूँ माइंड मैप्स. तो माइंड मैप्स भी आप यहाँ पे यूज करिए बिकॉज दे कैन बी अ वेरी helpful in revising small things in a short duration of time. तो आज रात को मैं एनिमल किंगडम एंड बाकी के भी माइंड मैप्स शेयर कर देता हूँ आपके साथ. So please have a look at them again, right? Okay, all right people, that's it from my end. अगर कोई सवाल हो तो बताइए. अगर कोई सवाल नहीं है then have some